हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 10वीं गणित का बोर्ड का पेपर है। इसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं और इनमें से लगभग कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं जो 2026 में और आने वाले समय में फंस जाएंगे। तो आपको पेपर का पैटर्न भी समझ में आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, 6 और 20 का एचसीएफ है। तो यहाँ पर हम यदि 6 का गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगा 2 और 3, या 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 लिख देता हूँ। इसी तरह 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। अब इसमें एचसीएफ में वो लिया जाता है जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो। तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 2 होगा। फिर इसके बाद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो यहाँ त्रिघात है, 3 घात का बहुपद है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 शून्यक होंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो यहाँ पर यह है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 की, अद्वितीय हल होने की शर्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इसका जो मानक रूप है पहला वाला है, ये द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको ये भी समझना है, यदि समीकरण की जगह बहुपद लिख के आ जाए तो अब 0 नहीं होगा, तब बी वाला सही होगा। लेकिन यहाँ समीकरण लिख के आया है, इसका मतलब यहाँ बराबर 0 लगाना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके बाद यहाँ पांचवा प्रश्न है, ए पी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो इसको हल करके देखना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, अंतिम में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तो प्रश्न 1 नंबर का है और हमको पूरा 3-4 नंबर का काम करना पड़ जाता है। तो इसको बाद में भी कर सकते हैं जब आपके बड़े क्वेश्चन हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो पहला पद है -3 है, तो a बराबर -3 है। इसके बाद यहाँ सर्वांतर निकालेंगे d। तो जब हम सर्वांतर निकालते हैं तो बाद में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो बाद वाला क्या है, -1/2 दूसरा पद हो गया और पहला पद -3 है। तो -3 इन दोनों को घटा के लिखेंगे तो सर्वांतर निकलेगा। अगले स्टेप में देखिए, सर्वांतर का ही तो ये -1/2 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 आ गया। अब इस 2 का गुणा इधर कर देंगे ना, लघुत्तम लेंगे तो पूरे का लघुत्तम 2 आ जाएगा। तो -1 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6/2। 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5/2 आ गया। अब सूत्र होता है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब हमको यहाँ 11वां पद है तो यहाँ n की जगह 11 लिख देंगे। a का मान -3 है तो a की जगह -3, n का मान 11वां है, 11वां पद 11 माइनस 1, d का मान 5/2 है तो 5/2 कर देंगे। अगले स्टेप में देखिए, -3 को इसी तरह से उतार दिए हैं, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, प्लस 5/2 काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। तो -3 प्लस 25 है, तो 25 में 3 घटाएंगे तो 11वां पद कितना हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 22। इसके बाद इसका छठवां प्रश्न देख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो जब आप शंकु बनाते हैं तो इस तरह का शंकु होता है। इसमें से ये जो होता है आर होता है, और ये जो है एच है, और यहाँ पर ये एल है। तो एक ये समकोण त्रिभुज है, तो एल का जो वर्ग होगा वो अंडर आर स्क्वायर एच स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होगा। तो मतलब हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, यदि वर्ग नहीं लगाना है तो एल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। √2 एक खाली स्थान संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होती है। तो √2 एक कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय। या ऑप्शन भी दे सकता है, नहीं भी देगा तो आपको ध्यान रखना, यहाँ अपरिमेय भरेंगे।
दूसरा इसका है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसको आप यहाँ भरेंगे द्विघात सूत्र। ये क्या कहलाएगा? द्विघात सूत्र। इसके बाद ये अगला प्रश्न देखिए, एपी एक समांतर श्रेणी है, 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो ए है, ए का मान कितना है? जो पहला पद है 5, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया? 5। इसके बाद डी की बात करते हैं, सार्वधातर होता है, तो ये पहले वाले में से मतलब बाद वाले में से 10 से 5 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 5। इस तरह से सार्वधातर निकालते हैं, माने बाद के पद से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं 10वां पद निकालना है, तो जो हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। इस फार्मूले में मान रखते हैं और इसको हल करके देखते हैं, तो ए एन हो गया। ए का मान कितना है? यहाँ 5 है, तो 5 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास जो है 10वां पद है ना, तो यहाँ पर भी मैं 10वां लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक, और जो डी का मान है कितना हुआ? 5, तो ये हुआ 5। 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। मतलब यहाँ 10वां पद क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर देना है। अब यहाँ अगला खाली स्थान है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है, तो इसे कोटि कहा जाता है, इसमें कोटि भरेंगे। इसके बाद है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, तो उसकी प्रायिकता होती है 1। अब देखिए प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों का योग का मान एक सर्वसमीका है और इसका मान कितना होता है? 1, तो 1 हो जाएगा। फिर है टेन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए जो होता है ये कॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉट ए लिखेंगे। फिर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका मान होगा 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। आप जानते हैं ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यदि हम यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9, तो इसका सही आंसर 9 होगा। इसके बाद यहाँ पर है, बिंदु 0, 4 और 3 शून्य के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो जो दूरी का सूत्र होता है इस तरह से होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कुछ दूसरा भी आ जाए तो आपसे दूरी निकालते बन जाए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो ये x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है, मतलब 3 माइनस 0 का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y है, तो यहाँ y का देख लेते हैं, y2 का मान कितना है? 0, ये y2 का है, और माइनस y1 का मान कितना है? ये 4 है, तो 4, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग, यहाँ 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो गया। इसी तरह शून्य में 4 घटाएंगे, -4 रहेगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस तरह से आप हल करके निकाल सकते हैं। तो चौथा वाला अब आप ढूंढिए कि 5 कहाँ है, तो इसका सही उत्तर ये है 5। फिर घनाभ का आयतन है, तो घनाभ का आयतन ए बी सी हो या बी ए सी हो, तीनों का तो गुणा होता है, तीनों भुजाओं का, तो यहाँ बी ए सी लिख दें, ए बी सी लिख दें, ये सही है। इसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये भुजा का वर्ग होता है, उसके भुजा को ए से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। इस तरह से हमको इसकी जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ प्रश्न है, प्रत्येक का एक शब्द में या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए। तो जो विभक्त कर का सूत्र होता है डी बराबर, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है, किसी एपी माने समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जो सूत्र होता है एस एन बराबर होता है n/2, इसको याद करना पड़ेगा आपको, और कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी। इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा।
इसके बाद ये है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर ये है क्षैतिज रेखा और इसके ऊपर, जब हम ऊपर देखते हैं तब बनता है, इसके ऊपर दृष्टि रेखा। ये समझ में नहीं आए तो आप जो है जब मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना। क्षैतिज रेखा और इसके ऊपर दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसे आपको एक बार लिख के देख लेना है। फिर से देखिए उन्नयन कोण क्या है? क्षैतिज रेखा और इसके ऊपर दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आप अपने हिसाब से दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। यहाँ पर क्या इसका सही उत्तर होगा? स्पर्श बिंदु। फिर प्रश्न है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब पासे को फेंकते हैं तो उसमें जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 तक होते हैं। 8 तो उसमें होता ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 0। ये हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसके बाद है 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 20 धन 40 और बटे में क्या लिखेंगे? 2। इसका औसत निकाल देना है। तो ये हो जाएगा 60 बटे 2 बराबर ये 30। इसका रफ में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप 30 भी लिख सकते हो। इस तरह से हल करके भी बता सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये है सत्य। फिर इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। असत्य है, ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें वर्ग नहीं लिखा तो ये असत्य हो गया। फिर है दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहाँ पर है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये असत्य है। इसके बाद यहाँ पर है बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब तुक्का आप नहीं लगाएंगे, हल करके देखेंगे। जो दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं का, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और होता है यहाँ पर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे तो यहाँ देखते हैं x2 का मान ये है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान 7 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। और इसके बाद आप मन में भी लगा कर सकते हैं, मन में लगा के डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, पर तरीका ये है यदि हल करने के लिए आ जाए। फिर y2 का मान कितना हुआ? 0, तो ये हुआ 0। जनरली सेकंड वाला y का मान होता है माइनस इसका मान कितना है? 1, तो ये 1 का वर्ग हो गया। आगे आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 7 होगा तो प्लस में आ जाएगा और 1 का वर्ग होता है 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50। अब 50 को यदि आप गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 दूनी 50। अब इसका जोड़ा बनता है तो बाहर 5 निकलेगा, ये रूट 2 है। यहाँ पर दूरी का मान 5 रूट 2 दिया है, मतलब ये वाला कथन कैसा है? सत्य है। तो यहाँ पर सत्य लिख देंगे। फिर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो यह सत्य है। आधा नहीं होता, एक तिहाई होता है, ये असत्य हो गया। यदि शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि ये बेलन का आयतन है तो बेलन का ये क्या है? एक तिहाई, जबकि यहाँ क्या लिखा है? आधा, इसलिए ये कथन असत्य है। अब देखिए इसका छठवां प्रश्न देखते हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। आपको एक कॉपी में इसका गुणनखंड भी आपको दिखाना है। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, फिर काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35। अब इसको आप लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरह से आप लिख देंगे तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड कहला जाएगा। इतना ही आपको हल करना है छठवें में। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है HCF 306
657 का मान 9 दिया है, एलसीएम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको ये भी देखना है, इसमें जो संख्या 306 है और 657 है, जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो सूत्र होता है ये इस तरह से होता है, ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम और गुणे क्या हो गया एचसीएफ, ये सूत्र होता है। ए और बी माने दो संख्या है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 306, तो यहाँ पर ए की जगह 306 लिख देंगे। गुणे बी का मान कितना है 657, तो 657 लिख देंगे। बराबर एलसीएम हमको पता नहीं तो एलसीएम ही लिख देंगे। एचसीएफ का मान 9 दिया है तो यहाँ 9 लिख देना। इस तरह से हल करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि ये 9 का पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इसको 9 से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और ये 9 चौको 36, इतना आ गया। अब 657 में यदि हम ये 34 का गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम का मान आ जाएगा, इसका गुणा करने पर 22,338। इस तरह से आप गुणा करके देख लीजिएगा, तो ये एलसीएम का मान हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को करना है। तो यदि अथवा वाला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये तो बिल्कुल छोटा लग रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को करना चाहिए। नंबर तो दोनों में बराबर ही मिलेंगे, टाइम भी बच जाएगा अगला प्रश्न करने के लिए। अब देखिए 7वां प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए कुछ न कुछ सिद्ध करने के लिए आता ही है परिमेय वाला, आपको ध्यान रखना है। आप तरीका देखिए, चाहे कोई भी संख्या आए। मान लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, हम अपने से मान लेंगे इसको। ये क्या कहला गई परिमेय संख्या। ये कुछ शब्द आपको लिखे हुए समझ में न आए तो आप सुन करके जान लीजिएगा। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इस तरह से हमको लिखना है। अब जब हम इसको लिख सकते हैं तो दोनों को बराबर कर दें। यहाँ पर हो जाएगा 3√2 और बराबर क्या लिखेंगे p बटे क्यू, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर केवल परिमेय संख्या एक √2 भर बचाना है, बाकी का पक्षांतर कर देंगे तो p और बटे में क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। इस तरह से हमको लिखना है। लेकिन यहाँ पर देख देते हैं कि जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है और ये वाला क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका मतलब ये हो गया अपरिमेय बराबर क्या हो गया परिमेय। क्यों ऐसे हम कह दिए, क्योंकि जो p q और 3 है ये पूर्णांक है। ये जो p है q है 3 है, ये क्या है पूर्णांक है। और पूर्णांक है मतलब वो परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पर ये अपरिमेय बराबर परिमेय, ये क्या है विरोधाभास है। जो विरोधाभास है मतलब जो हम मान रहे हैं ये ऐसा नहीं हो सकता कि वही परिमेय हो और वही अपरिमेय हो। विरोधाभास है मत अर्थात मत इसका हो गया कि अपरिमेय बराबर नहीं होता है किसके परिमेय के। इस तरह से हमको लिख देना है। अतः हमारा मानना गलत है, यहाँ पर क्या लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है। सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमको इसको सिद्ध करना है। एक बार और देखिए, जो हमको दिया है पहले लिख देंगे, माना 3/3√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय मान लेना है। इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो p बटे क्यू और ये 3 हो गया, √2 यहाँ रखे तो √2 क्या होता है अपरिमेय होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि p है q है 3 है, ये पूर्णांक है मतलब ये क्या है परिमेय है। तो इसके हिसाब से अपरिमेय परिमेय के बराबर है, जो विरोधाभास है माने उल्टा हो गया। तो हम जान गए कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना गलत है। सिद्ध होता है कि ये जो 3√2 है ये अपरिमेय संख्या है।
यहाँ प्रश्न देखते हैं इसी का अथवा वाला प्रश्न है 17, 23, 29 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो हम सबसे पहले ऐसा इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो यदि हम 17 को काटना चाहें तो ये 17 बार में एक ही बार जाएगा। इसी तरह से यदि हम 23 को काटना चाहें तो ये 23 है जैसे, तो 23 23 में ही कटेगा, एक बार में कटेगा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर जो है एक और संख्या 29 है, तो 29 को काटेंगे तो ये भी 29 से ही कटेगा और किसी से कटता नहीं है। इसका मतलब हम 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे 17। इसी तरह से हम 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23। फिर इसी तरह से हम 29 को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 गुणे 29। तो आप देख रहे हैं जो तीनों में कॉमन है वो 1 है। इसका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 1 है। इस तरह से आपको सवाल करना है। चलिए इसके प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास 8वां। 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल -1 और गुणनफल कितना है √5। चलिए इसके आंसर्स को देखें। तो चलिए 8वां जो हमारे पास प्रश्न था 4u² प्लस 8u, इसमें से यदि हम 4u कॉमन ले लें तो ये बचेगा u प्लस 2। इस तरह से इस दोनों में से हम 4u कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से समीकरण बनेगा। अब हमको शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य करने के लिए हम जो ये मान आया है 4u प्लस यू प्लस टू इक्वल टू जीरो ये लिख देंगे। अब इसको दो अलग अलग कर देंगे, 4u का मान जीरो और u प्लस यू टू का मान भी क्या होगा जीरो। तो यहाँ से यदि हम 4 का भाग करेंगे तो u बराबर 0/4 और यदि प्लस टू का पक्षांतर कर देंगे तो ये होगा -2। इस तरह से इसके जो शून्यक हो जाएंगे u बराबर 0 और u बराबर -2। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा अथवा का प्रश्न था कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है और उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का √5 है। तो बहुपद हमको ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है पी एक्स बराबर के √x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। इसमें मान रख देते हैं तो ये पी एक्स रख दिए, के की जगह के रख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए। ये -1 है, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए, -1 दिया है तो यहाँ -1 लिख देंगे। एक्स है तो एक्स लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 जो मान दिया है वो लिख देना है। इसके बाद देखिए इसको और लिख देते हैं तो के को वैसे ही एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस एक्स और ये √5। तो इस तरह से ये इसका जो है बहुपद हो जाएगा। इतने स्टेप में ये पूरा सवाल हो जाता है। अब यहाँ 9वां प्रश्न है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ज्ञात करना है। इसी का अथवा प्रश्न है रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 इसको हल करना है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया था 9वां में, ये भी समीकरण दिया है। तो हम इसको मानक रूप से तुलना करेंगे मानक समीकरणों से। इसको आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से ये B1 का मान कितना हो गया 2 और ये C1 का मान जो है इधर पक्षांतर कर लेंगे यदि तो ये हो जाएगा -5। पक्षांतर करेंगे बराबर शून्य कर लेंगे तो इससे इसी तरह से इसमें देखो A1 का मान कितना, A2 का मान कितना हो गया 2। दूसरे समीकरण में 2 लगाना है। B2 का मान कितना है -8 और C2 का मान कितना है -7। इनको पक्षांतर कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब हमको निकालना है A1 बटे A2, ये लिख दिए तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है तो 3 बटे 2 हो गया। इसी तरह से B1 बटे B2 है तो B1 का मान 2 है, इसका मान 8 है तो 2 बटे 8 हो गया। इसको चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हल कर देंगे तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 4, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगा दें। फिर C1 C2 का मान है तो -5 -7 है तो -5 बटे -7 तो ये 5 बटे 7 हो गया। इस तरह से ये A1 A2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 C2 का मान हो गया।
अब इसी का अथवा प्रश्न था कि हमारे पास दो समीकरण हैं, इसको हल करना था। x प्लस वाई बराबर 14 था, x माइनस वाई बराबर 4 था। तो यहाँ पर समीकरणों को या तो घटा दो या जोड़ दो, इसमें गुणा करने की कोई चीज़ है नहीं, इसमें भी दोनों के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। तो हम इन समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो चिन्ह न बदलेगा, यहाँ x जुड़ करके x और x जुड़ करके कितना हो गया, 2x, और यहाँ पर y और y प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि x निकालेंगे तो ये बटे में 2 चला जाएगा, भाग करेंगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा, माने x का मान कितना हो गया, 9। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x का मान 9 है, तो 9 प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ से 9 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 14 माइनस 9 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो y बराबर कितना हो गया, 5। तो इस तरह से x का जो मान आया ये 9 हो गया, और जो y का मान आया वो कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से इसको हल करना है। अब यहाँ 10वां प्रश्न है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये एक जगह काट रहा है, ये दूसरी जगह काट रहा है, ये तीसरी जगह काट रहा है। तो एक्स रेखा को ये जितनी बार काटेगा उतने इसके जो हैं हल होंगे। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3। तो 3 स्थानों पर काटता है यह ग्राफ, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो सिर्फ इतना ही लिख देना है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देख, अब हमको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद है, तो बहुपद को जनरली पी एक्स लिखते हैं। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल एक्स, बहुपद एक्स है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो है, 3 भी है, लेकिन बीच का पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये 0x लिख देंगे। अब जो मानक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम तुलना करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ a लिखा है, तो यहाँ पर x के सामने क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर x के साथ b लिखा है, यहाँ पर x के साथ 0 लिखा है, तो b का मान कितना हो गया, 0। इसी तरह से यहाँ c लिखा है, इसका मान -3 है, तो c बराबर कितना हो गया, -3। अब यहाँ पर जो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, वो होता है -b/a होता है। ये सूत्र है योगफल का, शून्यकों के योगफल का। तो यहाँ b का मान लिखेंगे, ये 0 है, तो b का मान ये हो गया 0। a का मान यहाँ 1 है, तो 1 भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह शून्यकों का योगफल कितना हुआ, 0। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है 11 नंबर, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। इसी का अथवा प्रश्न है, द्विघात 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं कैसे हल करना है। तो यहाँ प्रश्न था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स द्विघात बहुपद है कि नहीं, इसको हल करके देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख दिए, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6, और 2 का गुणा x से करेंगे तो ये हो गया 2x, और ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से आएगा। इनका हम पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो पहले से है, ये -6 आएगा तो यहाँ +6 हो जाएगा, और यहाँ ये +2x आएगा तो ये -2x हो जाएगा। अब इसको हल करके देखते हैं, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 और 2 समान चिन्ह है ना, -2x तो -4x प्लस 6 आ गया। इस तरह से यहाँ पर इस बहुपद की जो घात है ये 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इतना हमको करना था, हल करना है, हल करके दिखाना है। इसके बाद यहाँ प्रश्न था कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, इसका हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। तो हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। मानक समीकरण ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ a है तो a की जगह यहाँ 2 है, तो a बराबर 2 हो गया।
यहाँ b है तो इसकी जगह पर -4 है तो b का मान -4। ये c है, इसकी जगह पर 3 है तो c का मान 3 हो गया। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी स्क्वायर की जगह b का मान रख दिए तो -4 का स्क्वायर हो गया। -4ac, a का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, c का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये 24 हो गया। घटाएंगे तो d का मान कितना आया -8। इतना ही हमको हल करना है। अब यहाँ 12वां प्रश्न है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए और इसका अथवा है जांच कीजिए कि 0 -4 -8 -12 AP में है या नहीं है। चलिए 12वां प्रश्न था, AP दिया है, इसमें हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो a का मान 2 है, जो इसका पहला पद है वो a कहलाता है। इसके बाद हम इसका सार्वधातुक निकालेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 7, तो 7 हो गया। a1 का मान 2 है तो 2 लिख दिए, इसको घटाएंगे तो 5, ये d का मान निकल आया। अब जो हमारा सूत्र होता है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d है, तो यहाँ n का मान 10 है तो यहाँ n की जगह 10 और यहाँ भी n की जगह 10 लिख देंगे। a का मान 2 है और d का मान 5 आया है तो इस तरह से लिख देंगे। अब आगे उतार लेंगे तो ये 2 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 है। अब इसका गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। 2 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 47। इसका 10वां पद कितना हुआ 47 हुआ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है तो हमको ये बताना है कि ये जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसके लिए हमको सारवांतर निकालना पड़ता है हर पद का, तो उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए a1 का मान कितना है 0, a2 का मान है -4, a3 का मान है -8। इसी तरह से और लिखना चाहें तो पूरा लिख लेते हैं। a4 का मान कितना है -12। ये सभी इनके पद लिख लिए। अब हमको क्या करना है, a2 में से a1 को माइनस करना है तो सार्वधातुक निकलेगा, माने ये d का मान है। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -4 तो -4 लिखे। a1 का मान 0 है तो 0, घटाएंगे तो -4 आया। अगला देखते हैं, यहाँ a3 का मान कितना है -8 और a2 का मान -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, -8 में 4 घटाएंगे तो -4 आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो a2 माइनस a1 है और a3 माइनस a2 है, दोनों का मान बराबर है, माने इनका सार्वांतर बराबर है। तो दिया गया अनुक्रम AP में है। यदि बराबर नहीं होता तो ये AP में नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, ये चित्र बना हुआ है। तो ईसी का मान ज्ञात करना है कि ईसी कितना होगा। चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर को देखें। तो प्रश्न था, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कितना करना है देखिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम बीसी के समांतर डीई खींच दिए हैं। तो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर त्रिभुज में देखिए अन्य दो भुजा ये हो गई ए बी और ए सी, इन बिंदुओं पर डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो जितना अनुपात इधर का होगा उतना ही अनुपात इधर का होगा। तो ये देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, तो जो ए डी और डी बी का अनुपात होगा वही अनुपात ए ई अपॉन ई सी का होगा। ये हमको कथन भी लिखना है, इस तरह से चित्र भी बनाना है। तब ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन कहलाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न था कि यदि हमको ए ई का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर, ए डी का मान 1.5 है तो ये 1.5 लिख दिए, ये सेंटीमीटर में है। और जो डी बी का मान है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और इसको हमको ज्ञात करना है, ई सी का मान हमको ज्ञात करना है। इस तरह से चाहे यक्स लिख लें चाहे ऐसे।
तो आप जानते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय ही निकालेंगे, तो ये लिखा है थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि AD बटे क्या होगा, DB बराबर AE बटे क्या होगा, EC। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र में मान रख देंगे। तो AD का मान कितना है, 1.5, तो 1.5 लिख दिए। यहाँ DB का मान 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर AE का मान 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। EC का मान हमको पता नहीं है। अब यदि आप 15 का दशमलव हटाएंगे 1.5 का, तो 15/30 ये EC हो गया। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। EC का गुणा इधर कर देंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो EC बराबर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हल करना है। अब देखिए 14वां प्रश्न है, बिंदुओं P 4 6 और Q 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न है, बिंदु AB और -A -B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको 14 नंबर कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं Px1 y1 का मान 4 6 दिया है, Qx2 y2 का मान 6 8 दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 का मान देख लेते हैं तो 6 है, x1 का 4 है, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 का 8 है और y1 का 6 है, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 8 में से 6 घटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो 2 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको कठिन लगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, √8। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब ये एक का जोड़ा बनता है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2√2। इस तरह से इसको आगे हल कर देना है, तो पी की दूरी इस तरह से आपकी निकल आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास दो बिंदु हैं, ए बी है, एक के निर्देशांक और दूसरे के हैं A - A - B। तो इस तरह से हम चित्र बना सकते हैं। ये ए बी जो होता है, इसमें दोनों धन होते हैं, इसमें दोनों ऋण होते हैं। तो कोई भी लंबी लाइन खींच सकते हो बराबर बराबर दूरी। इसका मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम एक को P मान लिए हैं, एक को Q मान लिए हैं। तो Px1 y1 AB हो गया और Qx2 y2 -A - B हो गया। अब हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु का नाम हमने O रख दिया है। तो इसके लिए सूत्र होता है x1 x2 प्लस में करेंगे बटे में 2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के लिए होता है। तो यहाँ x1 का मान देखते हैं, तो x1 का मान कितना है, यहाँ पर ये x1 का मान a है और x2 का मान -a है, तो a - a लिख दिए। और इसका y1 का मान जो है b है और इसका -b है, तो ये -b लिख दिए। यहाँ पर ये कट जाएंगे तो 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसमें भी करेंगे तो 0 आएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ 15वां प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 तो sec A cos A का मान ज्ञात करना है। इसी का अथवा प्रश्न है, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री का मान ज्ञात करिए। इनका उत्तर देखिए। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न के लिए कोई और तरीका भी हो सकता है, तो नंबर मिलेंगे। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और हमारे पास 10A लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर A ही लिखना है। इस बिंदु पर क्या लिख लेंगे, A। फिर इसके बाद B और C बचा बचा तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये B हुआ, ये क्या हो गया, C। अब 10A बराबर 4/3 दिया है, लेकिन टेन थीटा का सूत्र आप जानते हैं, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, BC। यहाँ BC हो जाएगा और ये क्या हो गया, AB। तो यहाँ BC का मान मानेंगे 4K और ए बी का मान क्या मानेंगे, 3K। ए बी के सामने 3 लिखा है तो 3K और बी सी के सामने 4K। अब के इसलिए लगाते हैं कि इसमें कोई भी अनुपात हो सकता है। जैसे मान के चलिए 12/9 भी होता है, तो काटने पर तो ये 4/3 भी हो जाएगा। इसलिए इसके साथ हमेशा क्या लिख दिया जाता है, के लिख दिया जाता है। इसका मान के हो गया। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो BC का मान है, ये हुआ 4K और ये कितना हो गया, 3K। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जो
कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB का मान 3K है तो ये 3K का स्क्वायर लिखे, BC का मान 4K है तो 4K का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, ये K का स्क्वायर, और 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 25K स्क्वायर आ जाएगा। इसका वर्ग हटा देंगे, वर्ग रूट लगा देंगे तो 5 का 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का के हो गया। इस तरह से AC बराबर कितना हो गया 5K। तो यहाँ AC की जगह पर हमको लिख देना है 5K। अब इतना करने के बाद जो हमको मान पूछा है कॉस ए का और सेक ए का, तो कॉस ए का मतलब ये हो गया कि ये है आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए आधार का मान क्या है ए बी और कर्ण का मान क्या है यहाँ पर ए सी। तो यहाँ पर लिखा है ए बी अपॉन ए सी। ए बी का मान 3K है, ए सी का मान 5K है, के कट जाएंगे तो 3/5। इसी तरह से सेक ए की बात करते हैं, तो ये सेक ए कॉस ए का उल्टा ही होता है, तो इसको उल्टा लिख दीजिए ए सी अपॉन ए बी। तो ये इधर भी उल्टा हो जाएगा 5K/3, तो के कैंसिल हो जाएगा तो 5/3। इस तरह से इनका मान निकले। अब देखिए 16वां प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसका अथवा प्रश्न भी देखते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल है। अच्छा, अभी 15वां का अथवा प्रश्न छूट गया था तो उसको भी देख लेते हैं। ये साइन 18 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। तो यहाँ कॉस 90 माइनस 18 कर देंगे, कॉस 90 माइनस 18 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। फिर कॉस 72 कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम साइन ए का मान किस में बदल दिए हैं, कॉस ए में बदल दिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर साइन 18/72 का मान इतना हो गया, 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। अब 16वां प्रश्न हम देख रहे थे, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पीई बराबर कितना है 0.62। रेशमा के जीतने की प्रायिकता जो इसकी नहीं है वो रेशमा की पी नॉट ई है। तो हम जानते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई का मान 1 होता है। पी नॉट ई को हम लिखेंगे 1 माइनस पी ई, इस पी ई का पक्षांतर कर दिए, 1 - 0 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 1.00 और ये 0.62, इसको घटाएंगे तो ये 0.38 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये संगीता के न जीतने की प्रायिकता है या रेशमा के जीतने की प्रायिकता है, ये समझ लीजिए। अब इसमें जो दिया है, यहाँ लाल गेंदों की संख्या 3 दिया था, काली गेंदों की संख्या 5 दिया था। तो हमारे पास कुल गेंद हो जाएंगी, यदि आप ये नहीं लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 5 = 8 हो गया। अब हमको देखना है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो ये हम पी ए लिख लिए हैं क्योंकि हमको लाल गेंद का निकालना है, ए माने लाल गेंद। तो ये हो जाएगा Na/Ns। तो Na का मान कितना हो गया 3 और Ns का मान कितना हो गया 8। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो मान है ये संभव परिणाम है, ये कहलाया अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा का प्रश्न देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो 17वां नंबर में हम एक बार पासे को फेंकेंगे तो उसके संभव परिणाम या समष्टि परिणाम जो भी आपको लिखना संभव परिणाम, ये 1 2 3 4 5 6 होंगे। माने इसमें जो इनकी संख्या हो गई 6 हो गई संभव परिणामों की। अब अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं, ये 2 है, फिर इसके बाद ये 3 है और ये 6 है, ओ सॉरी ये 5 है।
तो इस तरह से 2, 3, 5 हो गया, इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ये अनुकूल परिणाम कहला गए। अब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, संभव परिणाम कितने हैं? 6, भाग करोगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यदि आपको संकेत यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ अनुकूल परिणाम और यहाँ पर आप संभव परिणाम या कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। अब 17वें का ही अथवा प्रश्न था, तो इसमें लाल कंचों की संख्या 5 है, सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है और हरे कंचों की संख्या 4 है। तो जो कुल संभव परिणाम है 5 + 8 + 4 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 17। अब सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता जो है, तो यहाँ पर सफ़ेद कंचों की संख्या और कुल कंचों की संख्या, तो सफ़ेद की संख्या कितनी है? 8, कुल की है 17, तो इसकी जो प्रायिकता है 8/17 होगी। अब यहाँ 18वां प्रश्न इसको देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसके उत्तर को देखें। अच्छा, इसका अथवा वाला प्रश्न बाद में करेंगे। अब यहाँ 18वां प्रश्न था, मीनार के पाद बी बिंदु से चित्र हम बना लेंगे तो ये पी बिंदु हो गया। आप चित्र जैसा चाहें उधर भी त्रिभुज मोड़ के बना सकते हैं। सी बिंदु की दूरी बी सी बराबर 15 मीटर है। आप सीधे लिख दिए कि उस पाद बिंदु से सी बिंदु की दूरी कितनी हो गई? 15 मीटर। चित्र आप चाहे ऐसा बना लें, चाहे जैसा बनाना हो, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब यहाँ बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कोण सी का मान या थीटा भी लिख सकते हैं आप, कितना दिया है? 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख लिए। अब यहाँ पर जो ए बी है, ए बी को हम मान लिए एच मीटर। यहाँ पर जो ए बी है मीनार की ऊंचाई, उसको एच मीटर मान लिए हैं। अब यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें tan सी लगा दिए हैं या tan थीटा भी लिख सकते हैं आप। तो लंब बटे आधार हो गया। यहाँ लंब का मान क्या है? ए बी, तो ए बी। आधार का मान है बी सी, तो बी सी। अब यहाँ पर tan ही लिख दिए। सी कोण का मान कितना है? 60, तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिए। यहाँ पर ए बी का मान एच है, तो यहाँ ए बी की जगह एच लिख दिए। बी सी का मान 15 है, तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर tan 60 का मान जो होता है √3 होता है एच बटे 15। 15 का गुणा इधर करेंगे तो एच बराबर 15√3 मीटर। तो इस तरह से ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 15√3 मीटर। अब इसी 18वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसको ऐसे करेंगे। माना बी सी एक पेड़ है, तो आप देख रहे हैं ये बी है, ये सी है, इसको पेड़ है जो आंधी आने से ए बिंदु से टूट जाता है। यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। पेड़ का शिखर सी के जमीन छूने लगता है, मुड़ करके यहाँ पर ये छू रहा है। इस तरह से प्रश्न को पढ़ करके ये लिख देना है। अब पेड़ के पाद बिंदु बी से शिखर सी की दूरी माने बी सी बराबर कितना हो गया? 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर लिख देंगे। शिखर सी से जमीन के साथ जो कोण बना है सी बराबर 30 डिग्री। थीटा भी लिख सकते हैं आप। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी हम लेंगे, तो यहाँ पर tan सी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी, आधार है क्या? 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये बी सी। आधार बी सी हो गया। मान रखते हैं कोण दिना दिया है 30। ए बी का मान हमको पता नहीं, इसका मान 8 है। तो यहाँ पर ए बी बटे 8 है, 1/√3 हो गया। ए बी √3 बराबर 8, इसको हल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3। अब यहाँ पर हम कॉस सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको अभी जो है इसका मान पता हुआ। अब हमको इसका भी मान पता होगा, ये भी पेड़ ही है, पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, तब हम दोनों का जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमको आधार पता है और हमको कर्ण निकालना है। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस में होता है, इसलिए यहाँ पर हम कॉस सी लगाएंगे। आधार बटे कर्ण, तो आधार है बी सी, कर्ण है ए सी। तो कॉस 30, आधार का मान 8, कर्ण का मान हमको पता नहीं। तो यहाँ से कॉस 30 का मान जो होता है ये √3/2, 8 AC हो गया।
अब इसको हल करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो √3 AC बराबर 16, AC बराबर 16/√3 हो गया। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है BC, तो AB और AC को जोड़ देंगे। AB का मान 8/√3 था, इसका 16/√3 था, इनको जोड़ेंगे तो 8 + 16/√3 हो गया। ये 24√3 हो गया। फिर √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको परिमेयीकरण कहते हैं। तो ये 24√3 दो बार √3 होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। मतलब ये 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह का हम स्केल और राउंडर की सहायता से चित्र बना लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वृत्त COR, माने जिसका केंद्र O हो और त्रिज्या R हो, C का मतलब सर्कल ही होता है, में वृत्त के बाहर, ये बाहर है, बाहर स्थित बिंदु P है। इस P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, PA है और क्या है, PB है। हमको सिद्ध करना है कि P और PB कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसके लिए हम दोनों त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर हम रचना कर लेते हैं, यहाँ रचना भी लिखना है। रचना का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम अलग से लाइन खींचते, ओ से हम ये ए को मिला रहे हैं, बी को मिला रहे हैं, पी को मिला रहे हैं, तो ये क्या कहला गई, रचना कहला गई। इतना लिखना है। इसके बाद हम उपपत्ति लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ओ ए जो है पी ए पर लंब है, ओ बी जो है पी बी पर लंब है। यहाँ पर देख लीजिए, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर भी ये लंब है, ओ ए पी ए पर लंब है और ओ बी किस पर लंब है, पी बी पर लंब है। इस तरह से यहाँ पर हमको लंब पता चल गया। इतना लिखने के बाद हम दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। तो त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ बी पी में यदि ये वाला हिस्सा आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कोण ओ ए पी और ओ बी पी 90 हैं, प्रत्येक कोण समकोण है। इसका कारण यही है कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है ओ ए पी ये वाला कोण और ओ बी पी ये वाला कोण, ये दोनों 90 हैं। तो इस कोण के बारे में वहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ओपी भुजा है, तो चित्र देखेंगे ओपी दो है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये है ओपी, दोनों त्रिभुज के लिए है। तो यहाँ ओपी बराबर क्या हो गया, ओपी। फिर यहाँ पर त्रिज्या देख लेंगे चित्र में कि ये जो त्रिज्या है ओ ए है और ये त्रिज्या ओ बी है, तो त्रिज्या भी इसमें बराबर है। तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या हो गया। इस तरह से जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। ये जो त्रिभुज आप लिखे हैं, ये त्रिभुज में सर्वांगसम का चिन्ह लगा देंगे। ये कौन सी सर्वांग समता है, RHS, माने राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड, माने समकोण हो, कर्ण हो और भुजा बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। इसको बाय सी पी सी टी भी लिख सकते हैं आप, ये बाय क्या हो गया, सी पी सी टी। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ 19वां का ही 20वां का ही अथवा प्रश्न है, उसको भी, सॉरी, 19वां का अथवा प्रश्न है, उसको देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तरह से चित्र दिया है कि जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से, और बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आप नियम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पर थोड़ा हल में लिख देंगे कारण, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो शब्द लिख देंगे उतना ही काफ़ी है। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस तरह से। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो ये हम लिख दिए हैं।
अब यहाँ पर ओ ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ ओ बी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 4, तो 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसको इधर पक्षांतर करके घटा देंगे, ओ बी स्क्वायर हो गया। 25 में 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। अब 9 का वह जो वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर, इस तरह से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब 20वां प्रश्न है बोर्ड पेपर का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए इसका उत्तर देखिए। तो यहाँ दिया है वृत्त सी ओ आर में त्रिज्या ओ ए ओ बी बराबर आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, थीटा का मान या केंद्र का कोण 60 डिग्री है। हमको त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, चित्र ऑप्शनल है, बनाएं या ना बनाएं ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 दिया है तो ये लिख दिए, पाई का मान 22/7 है ही, और आर का मान 6 दिया है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से ये शून्य शून्य काटेंगे, ये 6 भी कट जाएगा, फिर एक 6 यहाँ भी कट जाएगा। तो ये 6 गुणे 22 है और बटे में कितना है 7 है, गुणा कर लेंगे 132/7 होगा, भाग करेंगे 18.857 है। यदि हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ पर 18.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये 20वां का अथवा प्रश्न है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 20वां का अथवा प्रश्न है। तो जो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये चित्र बना सकते, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इसका कोण है। यदि आप इसको पूरा नहीं निकालना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितना का बनेगा 30 डिग्री का। ये ऑप्शनल है, आप इसको लिखना चाहें तो लिखें या नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो वही लगेगा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र है 3 थीटा बटे 360 गुणे पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 360 है, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 दो बार है। ये शून्य से शून्य काटेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कटेगा तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। इसके बाद ये 7 दूनी 14 होगा, 2 में 6 से हो गया, फिर 2 से काट सकते हैं तो 7 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। 22 और 7 का गुणा करेंगे 154/3 और भाग करेंगे तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए 21वां प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 21वां प्रश्न है, दो संख्या है तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप ये मत लिखिए, सीधे लिखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 26, ये अंतर हो गया। फिर दूसरे पुनः प्रश्नानुसार क्या है कि एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो ये सब भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिख देना x बराबर 3y, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम समीकरण दो का मान हम समीकरण एक में रख देंगे तो इसको हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्स वाई माइनस छब्बीस है तो एक्स वाई माइनस छब्बीस लिख लिए। लेकिन x का मान देखिए, यहाँ पर समीकरण दो में है x का मान 3y, तो यहाँ 3y रख दिए, 26 घटाएंगे 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, तो y का मान कितना हो गया 13/2। इस y के मान को किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, जैसे हम इसी में रख देते हैं। x बराबर 3y है तो x और 3 और ये y का मान 13, तो x का मान 39 हो गया। तो पहली संख्या 39 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। इस तरह से इसको हल करना है। इसी का अथवा प्रश्न है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x प्लस 2y प्लस 7 है, तो इस समीकरण का हल करना है, अर्थात एक्स वाई का मान निकालना है।
तो चलिए 2 समीकरण दिए हैं, इसको ऐसे कर लेंगे तो ये समीकरण बनेगा 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 4। 4 का पक्षांतर कर लेंगे तो इसमें 2x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 7। अब हम चाहें तो इसको इसको 9 बना सकते हैं। तो मान लीजिए पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9 हुआ, फिर 3 पछे 15y और ये हो जाएगा 3 चौको 12। तो ये हो जाएगा 12, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 3 में से हम 2 को घटा सकते हैं। तो यहाँ जैसे भी तरीका हो हल करना है आपको। तो ये 9x है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2y और ये 7 है तो ये हो जाएगा -7। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को घटा रहे हैं। समीकरण किसमें से किसको घटा रहे हैं, यहाँ पर आप साइड में भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 माइनस 2 कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -13y और यहाँ पर 12 है और ये 7 है तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -5/13। इस तरह से ये मान आ गया। इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर पहले समीकरण में ही रखते हैं। तो हमारे पास है पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर कितना 4। अब इसको हल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और y का मान -5/13 है, ये y का मान रख देंगे बराबर कितना हो गया 4। तो 3x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो आगे और हल करेंगे तो 3x बराबर ये 13 चौको 52 हो जाएगा, 52 माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा 13। इसको और आगे हल करके देखिए तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 में यदि आप 25 घटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 13। अब यहाँ x बराबर करेंगे तो 27 और बटे में 13 तो है ही, ये जो 3 है इधर लिख देंगे 3, तो 3 नाम 27 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 9/13। इस तरह से हमको x और y का मान हल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं 22वां प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए 22वां प्रश्न है, यहाँ पर हमको बेलन में से शंकु काट कर अलग करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई जितनी है वही शंकु की ऊंचाई होगी और h का मान 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। जो बेलन का व्यास है वही शंकु का व्यास है, तो d बराबर 1.4, त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर d/2 माने 1.4/2 बराबर कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब आगे देखिए, इसके शंकु की जब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h²। यहाँ r का मान 0.7 है और h का मान 2.4 है। यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का तो 7 7 49, तो 0.49 हो जाएगा। 2.4 माने 24 में 24 का गुणा करोगे तो 5.76 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो 6.25 हो जाएगा। 6.25 को इस तरह से लिखते हैं, 2.5 गुणे 2.5, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको दशमलव बिना सोचे इसको 625 में समझना है और फिर दशमलव लगा देना है। तो L का मान कितना हो गया 2.5। इस तरह से हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पर हमको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ करेंगे और शंकु के आधार का क्षेत्रफल करेंगे। तो यहाँ पर जो बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πrh है, शंकु का है πrl है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है πr² है। इन सभी में हम मान रख देंगे।
तो ये 2 रख दिए, पाई का मान रख दिए, आर का मान रख दिए, एच का मान रख दिए, फिर प्लस भी है 22/7, 0.7, 2.5। इस तरह से ये सारे मान हमको यहाँ पर सूत्र में रख देना है। रखने के बाद इसको काटने छाँटने की कोशिश करना है, तो ये 7 से ये कटेगा तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये 4.4 गुणे 2.4 हो जाएगा। इसी तरह से 2.2 गुणे 2.5 हो जाएगा जब इसको काटेंगे और गुणा कर देंगे तो। इसी तरह से यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 0.7। आप इसका दशमलव बदल भी सकते हैं, आपको कठिनाई लगे तो। फिर इसका हम गुणा कर देंगे तो 10.56, इसका गुणा करेंगे तो 5.50, इसका गुणा करेंगे तो 1.54, ये 17.60 हो जाएगा। इसको लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे सवालों को हल करके देखना चाहिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएंगे। अब चलिए इसी प्रश्न का अथवा प्रश्न है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमको बताना है। तो चलिए कैसे इसको हल करें। तो देखिए चित्र हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अर्धगोला है, इसी अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह का चित्र बना लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर हम सारा कुछ लिख लेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या। अब यहाँ पर हमको इस ठोस का आयतन निकालना है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक शंकु का आयतन है, एक अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h और गोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई r³ होता है। इसमें से अब हम मान रखेंगे, 1/3 रखेंगे, पाई के पदों में व्यक्त करना है तो पाई को छोड़ देंगे। एच का मान 1 है तो 1 गुणे 1 हो गया 2/3, फिर ये r³ है तो ये सभी मान रख देंगे। इसको हल कर देंगे इस साइड का तो ये हो जाएगा पाई/3 और ये हो जाएगा 2 पाई/3 इस तरह से। अब ये 3 है तो लघुत्तम 3 ही हो जाएगा। तो पाई और 2 पाई जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई में 3 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का आयतन हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, माने हम इसको माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसकी टेबल में कैसे कैसे निकालेंगे कि माध्य निकाला है। तो देखिए इस प्रश्न में दो चीजें हमको दिया है, ये साक्षरता दर और नगरों की संख्या। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका मध्य बिंदु निकाल लेना है। तो ये 45 और 55 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 का आधा कितना होता है, 50। अब इसमें सभी में 10-10 का ही अंतर है, तो इसमें जोड़ते जाते हैं, फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 50, 10 60, 10 70, 10 80, 10 90 इस तरह से निकाल लेना है। अब इनका गुणा करना है, 3 में 50 का तो 150, 10 में 60 का तो 600, 11 में 70 का तो 770, 8 में 80 का तो 640 और 3 में 90 का तो 270। ये सिग्मा एफ कहला जाएगा, इसकी आवृत्ति का योग। और ये सिग्मा एफ एक्स माने इसके गुणनफल का योग। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। आप दूसरी मेथड भी अपना सकते हैं, माध्य निकालने की लघुत्तर विधि भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब माध्य का जो फार्मूला होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एक्स बार लिखे, एफ एक्स का मान जो ये आया है 2430 और एफ का मान 35 आया है। यदि इसका भाग करेंगे तो 69.428 आ गया। तो 69.43% इसका साक्षरता दर हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमको टेबल बनाना है। ये बारंबारता दी हुई है।
इसमें हमको ये देखना है कि अधिकतम वर्ग बारंबारता किसमें है। तो यहाँ देखिए इसमें 65 है, तो इसको हम F1 मानेंगे, इसके ऊपर वाले को F0 मान लेंगे और इसके नीचे वाले को F2 मान लेना। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग देखते हैं, जिसमें बारंबारता अधिक होती है, वो बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति को F1, उसके ऊपर की आवृत्ति को F0, उसके नीचे की आवृत्ति को F2 मानते हैं। और जहाँ पर ये है, ये इसका बहुलक वर्ग कहला गया। तो इसके जो आवृत्तियों का योग है, ये 225, जोड़ना नहीं है, दिया रहता है। तो अधिकतम वर्ग बारंबारता 65 हो गई। बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना हो गया? 60 से 80 हो गया। मानिए बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 60 है, इसको एल से लिखते हैं, एल बराबर 60 हो गया। वर्ग की माप जो है, एच का मान, तो इसमें 80 में से 60 घटा देंगे तो कितना है? 20। 20 मतलब कितने कितने का अंतर है, तो 20-20 का अंतर है, तो एच का मान 20 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, F1 का मान यहाँ पर कितना है? 65। फिर यहाँ F0 का मान कितना है? 57। और F2 का मान कितना है? 38। सारा खेल जो है सूत्र का है। सूत्र आपसे बनेगा तो सब कुछ बन जाएगा। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। मान रखते हैं, यहाँ बराबर लगा देंगे। L का मान 60 है, F1 का मान 60, F0 का मान 57। अब ये 2 है तो 2 लिख दिए। F1 का मान 65, F0 का मान 57 और F2 का मान कितना है? 38। इसमें मान रखेंगे तो ये 60 हो गया। 60 में 57 घटाएंगे, 3 आएगा। मतलब इसमें हम, अब इसमें 130 आएगा। 130 में हम इसको घटाएंगे और सारा कुछ हम इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे। तो काटने के बाद ये जो है 3 बटे कितना हो गया? 35 हो गया। अब इसमें हम भाग करेंगे 35 का इसमें, तो 60 प्लस 0.228, तो ये 60.23 है। यहाँ पर आपको अलग से भाग करके देख लेना, इस तरह से यहाँ पर बहुलक का मान आ जाएगा। तो जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, जितने भी 3-3 नंबर, 2-2 नंबर वाले हैं, सारे प्रश्नों को आप लगा करके देखिए। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार यही प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं। एक बार इसको अलग कॉपी में आप नोट करके अवश्य देखें, पूरा प्रश्न हल करके देखें। और इसको अन्य बच्चों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपको सहूलियतें मिलेंगी, प्रश्न मिलेंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं।